हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्पेशल क्लास। आज का ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम यूपी जीके के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यू कवर करेंगे और ये वो एमसीक्यू हैं जो बार बार डिफरेंट एग्जाम्स में, यूपी के एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो यकीनन आपको यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपका जो भी यूपी से रिलेटेड एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अब यूपी का आपका चाहे यूपी का कांस्टेबल हो सकता है, एएसआई का हो सकता है, आप आरओ का एग्जाम देख सकते हो। सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है यूपी जीके का। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यूपी डे यानी उत्तर प्रदेश दिवस ये हमेशा 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों 24 जनवरी को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही जो संयुक्त प्रांत था जिसको यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था उसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया। तो इसीलिए हर साल 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2018 से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया था। यानी शुरुआत कब से हुई थी उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की? 2018 से ये शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? यानी अगर आप पूरे इंडिया का देखें तो उसका टोटल यूपी का कितना परसेंट लैंड एरिया आता है, यानी भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है यूपी का पूरे इंडिया के कंपैरिजन में? तो पूरे इंडिया का 7.33% भौगोलिक क्षेत्रफल यूपी में आता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, मैं कहूं अगर भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें से जो यूपी का है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और पूरे भारत के क्षेत्रफल का जो यूपी का क्षेत्रफल है वो कितना है? 7.33% है। और क्षेत्रफल के मामले में कितने नंबर पे आता है यूपी? पूरे भारत में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश फोर्थ सबसे बड़ा राज्य है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। और यूपी जो है इसकी सीमाओं से अगर देखें तो 8 राज्य सीमा बनाते हैं और एक केंद्र शासित यानी कि दिल्ली सीमा बनाता है। तो इस तरह से कुल जो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के सीमा बनाते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और ये सारे ही प्रश्न पूछे भी गए हैं एग्जाम्स में। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। अब आप कहेंगे सर पहले स्थान पे कौन है? तो मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगा, पहले स्थान पर जो है वो आता है आपका राजस्थान। ठीक है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र आता है और चौथे स्थान पे कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। तो आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर है। और अगर हम यूपी की बात करें तो आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए, पूर्व से पश्चिम जो यूपी की लंबाई है यानी ये वाली, ठीक है, पूर्व से पश्चिम कितना है? ये 650 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण जो यूपी की लंबाई है वो कितनी है? तो वो 240 किलोमीटर है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्षेत्रफल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं प्रीवियस क्वेश्चन में, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ये सारे ही पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं, इनमें से कोई सा भी एक प्रश्न को बना करके आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो किस जिले का वो है लखीमपुर खीरी का, और सबसे कम क्षेत्रफल है हापुड़ जिले का। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर यूपी का सबसे छोटा जिले की बात करें तो यह है हापुड़, जिसका जो क्षेत्रफल है वो 660 वर्ग किलोमीटर है। और कितने जिले हैं यूपी के अंदर? तो ये 75 जिले हैं और इन 75 में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़ जिला है। प्रश्न नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से किस एक को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बस्ती। तो बस्ती को कोई सी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा टच नहीं करती। दरअसल अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या, नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जो यूपी की सीमा से सटा हुआ है। यानी एक ही ऐसा देश है जो यूपी की सीमा से सटा हुआ है। यानी बाकी के ये जो आप जिले देख रहे हैं ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि बस्ती नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो ये चीज याद रखिएगा, मैं आपको बता देता
देता हूं, नेपाल के साथ में यूपी के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 7 जिले। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जो कि 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। ये कौन कौन से हैं? ये आपको हर हाल में याद करना ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो एक है सिद्धार्थनगर, दूसरा बलरामपुर, तीसरा श्रावस्ती, चौथा महाराजगंज, पांचवा बहराइच है, छठा लखीमपुर है, लखीमपुर खीरी, ठीक है, और सातवां पीलीभीत है। यानी आपने देखा बस्ती इसमें है ही नहीं, तो बस्ती हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो ये 7 जिले आपको हर हाल में याद रखने होंगे जो कि नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जीके के लिए हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो चुकी है, साथ ही हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। तो इन दोनों ई बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टैटिक जीके में आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत के संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर जीके यानी कंप्लीट जीके मिलने वाला है। और ये जो ई बुक है ना, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली है। साथ ही आप करंट अफेयर्स की ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही हमारी साइंस की ई बुक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारी ई बुक्स आपके एग्जाम्स में आपको बेहतर स्कोर करने में यकीनन हेल्प करने वाली हैं। तो अभी डाउनलोड करें, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो ये आपको सब पता होना चाहिए। पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा, दक्षिणी कौन सा। तो पूर्वी की अगर बात कर लें तो ये बलिया है। मैं आपको याद भी करवा देता हूं, लेकिन सबसे पहले आप यहां पे देख लो, ये है यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया। कौन सा है ये है बलिया। सबसे पश्चिमी जिला जो है यूपी का, ये है शामली। कौन है? शामली है। सबसे पश्चिमी जिला है शामली। सबसे उत्तरी जिला जो है ये है सहारनपुर। कौन सा है? ये है सहारनपुर, ठीक है। और सबसे जो दक्षिणी जिला है ये है आपका सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। ये वाला देख रहे हैं, ये सोनभद्र है, ये आपका सहारनपुर है, ये आपका शामली है। तो सोनभद्र जो है ये आपका क्या है? ये सबसे दक्षिणी जिला। अब याद कैसे रख सकते हो? अब ऊपर देखो क्या है, मतलब आप उत्तरी, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। मैं आपको याद भी करवा देता हूं। देखिए मतलब ये तो शामली, यहां पर जो पूर्वी जिला आता है वो कौन सा आता है? बलिया। अब देखियो, अगर आप अपने हाथ को ऐसे ही रख के देखो तो सीधा हाथ ये आपका आएगा। भाई आप अपने हाथ को फैलाइए, एकदम सीधा उत्तर की तरफ मुंह करिए और अपने हाथों को फैलाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपका सीधा हाथ आएगा, इस साइड आपका उल्टा हाथ आएगा। तो सबसे ज्यादा बल किसमें होता है? सीधे हाथ में कि उल्टे हाथ में? आप कहोगे सर सीधे वाले में। तो सीधा वाला हाथ पूर्व दिशा में जा रहा है ना, तो बल होता है मतलब बलिया, यानी सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। और पश्चिमी कौन सा हो जाएगा? शामली हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे याद कर लिया। अब उत्तरी आपको याद रखना है। उत्तरी मतलब देख रहे हो, उत्तर जो दिशा है वो ऊपर साइड में आती है, तो कहते हैं सहारा किसका? ऊपर वाले का सहारा। तो ऊपर वाले का सहारा यानी उत्तर। उत्तर में कौन सा? सहारा यानी सहारनपुर। ऊपर वाले का सहारा और ऊपर कौन सा आता है? उत्तर आती है, तो उत्तर का कौन सा जिला हो जाएगा? सहारनपुर। और नीचे कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र देख रहे सबसे नीचे, नीचे दक्षिण आता है ना नीचे, तो नीचे क्या? अच्छा सोना मैं कहूं आपको कहां मिलता है? तो आप कहोगे सर धरती के नीचे मिलता है, तो नीचे कौन सा है? दक्षिण है, तो सोना यानी सोनभद्र। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। आइए देखिए, चीजें आपको याद करने के लिए कभी कभी टेक्निक लगानी होती। और हाँ, जिसको मैप याद है भाई साहब, उनको कोई टेक्निक याद रखने की जरूरत नहीं है। ये टेक्निक मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं जिनको मैप याद नहीं है और वो सीधे सीधे याद करना चाह रहे हैं ट्रिक के माध्यम से, तो उनके लिए बेस्ट है। और ऐसी ट्रिक आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको जो चीज बताई वो चीज मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दी है। आई थिंक आप मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। बढ़ जाते हैं आगे प्रश्न नंबर 7 पर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब देखिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था लखीमपुर खीरी। आई थिंक ये वाला मैं बता चुका हूं, लेकिन ये सेपरेट क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैंने आपको यहां पर दिखा दिया। तो ये आता है लखीमपुर खीरी, जो कि लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं और लखीमपुर खीरी लखनऊ मंडल का ही एक जिला है। आप यहां पर देख सकते हैं लखीमपुर खीरी को। तो आप अगर इसकी डिटेल्स देख लेते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है। क्षेत्रफल इतना, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़ है। ये चीज याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो राजस्थान
है पंजाब, हाँ राजस्थानी है, बाकी सीमावर्ती राज्य नहीं। आप यहाँ पर देख लोगे तो उत्तराखंड, भाई कितने राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तो मैं कहूंगा 8 राज्य हैं और एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है जो यूपी के साथ सीमा साझा करता है। तो आप देखो उत्तराखंड सीमा बना रहा है, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, है ना, ये राजस्थान पूरा हो गया, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7 और बिहार 8, तो 8 राज्य हो गए। तो इसमें से पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तो है ही नहीं, यानी राजस्थान तो आया ना, तो ये ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर दिल्ली को देख लेंगे तो दिल्ली भी है, वो यूपी के साथ में सीमा साझा करता है, जो कि यूनियन टेरिटरी है। आई होप क्लियर हो गया होगा सारी चीजें आप लोगों को। अब अगर आप इसका विस्तार देख लें, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है जिसकी ग्लोब पर स्थिति 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और वहीं पूर्वी अगर देशांतरी विस्तार देखें तो 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर प्रदेश जो है वो स्थित है। ठीक है, और ये कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 8 राज्यों से, मैंने आपको दिखा दिया है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा बनाता है। और किस देश से सीमा बनाता है? तो नेपाल के साथ में सीमा बनाता है। किससे? नेपाल के साथ में। और उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिले जो हैं वो नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश के सीमा साझा करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको मेमोरी में आपकी सेट हो जाने चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया? मैंने पहला ही प्रश्न आपसे लिया था, आपको प्रश्न दिया था कि यूपी डे उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तभी मैंने आपको बताया था 24 जनवरी सन 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। ठीक है, और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे यूपी के? सबसे पहले तो ये थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। प्रश्न नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु की अगर हम यहां पर बात करें तो बारहसिंघा, ये इसे दलदल मृग के नाम से भी जाना जाता है, तो यही यहाँ का राज्य पशु है। ठीक है, राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा आपको ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा। प्रश्न नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो पक्षी है सारस। इसको क्रॉन्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारस या क्रॉन्च पक्षी। क्या बोलेंगे? सारस या क्रॉन्च पक्षी। आप यहां पर देख भी सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च है, जो कि गंगा के मैदानी भागों में, भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में सामान्यतया पाया जाता है। तो कौन सा है? सारस या क्रॉन्च पक्षी है। प्रश्न नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो न गेंदा है, न गुलाब है, न कमल है, तो ये है पलाश। कौन सा है? पलाश का फूल। कौन सा पुष्प है? पलाश का पुष्प है। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आपको दिखा भी दिया। चलिए अब हम कुछ एक साथ कवर कर लेते हैं। जैसे राजकीय पशु पूछा जाए तो आप बताएंगे बारहसिंगा, पक्षी पूछा जाए सारस या क्रॉन्च, राजकीय वृक्ष पूछा जाएगा तो अशोक का बताइएगा, बरगद या पीपल का मत बताइएगा। राजकीय खेल पूछा जाएगा तो हॉकी है। राजकीय चिन्ह आपको पता होना चाहिए, एक व्रत में 2 मछली होती हैं और एक तीर। ये क्या है? ये राजकीय चिन्ह है जिसे 1938 में स्वीकृत किया गया था। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अब आप ये मत समझिएगा कि इतना आसान प्रश्न है, पूछा नहीं गया। जी हाँ, पूछा जा चुका है ये प्रश्न भी। तो टोटल जिले 75 हैं। मंडल पूछा जाए तो आपको बताना 18 है। और राजधानी क्या है? तो लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। प्रश्न नंबर 14 है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या जो है वो 7 है। कितनी है? 7 है। तो आप देखेंगे ये 7 कौन कौन से जिले हैं? चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, जालौन है, और झांसी है, ललितपुर है। ये जो भूभाग है ये बुंदेलखंड कहलाता है। देखिए अगर यहाँ पर आर्थिक क्षेत्रों की बात करें तो यूपी के आर्थिक क्षेत्रों को कुल 4 पार्ट्स में बांटा गया। ठीक है, एक है पूर्वी भाग, एक है पश्चिमी भाग, एक है मध्य भाग और एक है बुंदेलखंड वाला भाग। ठीक है, तो यहाँ पर बुंदेलखंड वाले भाग की बात करें तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में 7 जिले आते हैं। बाकी इनके विषय में चर्चा हम आगे करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब है वो बुंदेलखंड हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आदि कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीनतम क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी है और इसका प्राचीन नाम जो है जेजाक भुक्ति था। क्या था? जेजाक भुक्ति था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह अंगीकार किया? मैंने आपको बताया था राजकीय चिन्ह में जुड़वा मछली यानी 2 मछलियां इस तरह से बनी हुई हैं।
तो ये जो मछली का चिन्ह है ये लिया कहां से गया था? तो ये रूमी गेट से लिया गया है। कहां से? रूमी गेट यानी रूमी दरवाजा, ये लखनऊ में ही है। कहाँ है? लखनऊ में ही है। अगर आप कभी इमामबाड़ा गए होंगे तो शायद आपने उसी साइड में रूमी गेट भी यहाँ पर देखा होगा। फिलहाल के लिए तो अभी यहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा है, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले इधर गया था, तो यहाँ पर कुछ मरम्मत का काम भी चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है रूमी गेट पर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राजकीय राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने सन 1784 में करवाया था। याद रखिएगा, ये है राजकीय चिन्ह, और ये जो मछली का चिन्ह है ये कहां से लिया गया? रूमी दरवाजे से लिया गया है। किसने बनवाया था? आसफुद्दौला ने। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। रूमी गेट का निर्माण किसने करवाया था? आसफुद्दौला ने 1784 में करवाया था। याद रखिएगा, मैं सारी डिटेल्स इसीलिए बताता हूं ताकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जाए, एटलीस्ट आप उसका जवाब दे पाओ, क्योंकि आपने डिटेल में पढ़ रखा है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो गौतम बुद्ध नगर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा का फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है, या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का उपनगर भी है, यानी एनसीआर का भी पार्ट है ये, है ना। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है। प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या होगा? तो सही आरोही क्रम क्या होगा? आरोही मतलब क्या होता है? देखो, आरोही का मतलब होता है बढ़ते की ओर, मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखा जाए तो यहाँ पर सोनभद्र काफी बड़ा जिला है और सोनभद्र लास्ट में आना चाहिए, तो ये तो ठीक है, सोनभद्र लास्ट में आ गया, यानी इन दोनों में से एक सही होगा, यानी ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि सोनभद्र बड़ा है, ठीक है, इनमें अगर देखा जाए सोनभद्र बड़ा। गौतम बुद्ध नगर वैसे तो बाराबंकी से छोटा है, तो गौतम बुद्ध नगर पहले आएगा, बाराबंकी बाद में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको 1-2 जिले भी याद है तो आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको, और ये मत समझिएगा कि सर ने ऐसी दे दिया उठा के, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। गौतम बुद्ध नगर छोटा, उससे बड़ा बाराबंकी, उससे बड़ा मिर्जापुर और उससे बड़ा सोनभद्र है। इसका मैंने यहाँ पर क्षेत्रफल भी मेंशन कर दिया ताकि आप समझ सकें कि कौन सा जिला कितना बड़ा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन 1-2 प्रश्न जो ज्यादा रिपीट हुए हैं मैंने उनको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया ताकि अगर दोबारा से रिपीट हो जाए एग्जाम में तो एटलीस्ट आप उनको कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 19, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो मैं अगर आपको बताऊं तो 4 राज्यों की सीमाएं सोनभद्र से स्पर्श करती हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं। उत्तर प्रदेश सोनभद्र 4 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है। आप यहां पर देखोगे तो मैं, ये सोनभद्र है, ठीक है, ये सोनभद्र है। अब एक आप मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा छत्तीसगढ़ हो गया, तीसरा झारखंड हो गया, चौथा बिहार हो गया। समझ गए ना कितने हैं? 4 है। मैप के माध्यम से चीजें आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। तो सोनभद्र को 4 राज्यों की टच करती हैं। प्रश्न नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पीलीभीत करता है, श्रावस्ती करता है, महाराजगंज करता है, सीतापुर नहीं करता। मैंने आपको 7 जिले बताए थे जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। ये सातों आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, कोई सा एक ऐसा जिला दे देगा जो सीमा साझा नहीं करता होगा। आप प्रश्न आप तभी कर पाओगे जब आपको 7 के 7 जिले याद होंगे। तो 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ में, और इसमें 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये 7 जिले आप 7 बार पढ़ लो, आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से टच करती है? तो 8 राज्यों से टच करती है। ध्यान रहे, यह प्रश्न लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था। अभी 2022 में जो लेखपाल का मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। काफी सारे एस्पिरेंट्स ने 9 लगाया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो कुल मिलाकर के 9 हो गया, लेकिन सही जवाब 8 होगा, क्योंकि राज्य की ही बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं की गई है। तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन? उत्तर प्रदेश। और अगर केंद्र शासित प्रदेश को इंक्लूड कर दें तो टोटल 9 हो जाते हैं। 8 राज्य मैंने आपको बताए भी थे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये बिहार। और एक देश है जिसके साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, नेपाल के साथ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसी से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र। झारखंड, हरियाणा आप देख रहे हो ना, राजस्थान से लग रही है, ठीक है। अब आपको अगर मैप याद है, आप देखो कैसे आप लगा पाओगे। राजस्थान से लग रही है, झारखंड से आपको लग रही है, फिर हरियाणा से कहोगे तब
भी लग रही है, मतलब महाराष्ट्र से सीमा नहीं लग रही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो ये होगा आपका मैप को याद करने का फायदा। अगर आप 2-3 बार 4 बार 5 बार मैप को ही देखते रहोगे इस तरह से क्वेश्चन करते करते, तो काफी सारी चीजें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एक आध बार मैप जरूर ध्यान से पढ़ो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से कौन सा जिला संबंधित है? तो ये है आपका महोबा। कौन सा है? महोबा है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र से इसमें 7 जिले आते हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर। तो ये भी आपको याद रखना है, बुंदेलखंड क्षेत्र से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो कौन सा देश? तो भाई नेपाल सीमा साझा करता है, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया भी। और नेपाल के साथ 7 जिले यूपी के सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये यूपी का है शामली जिला। कौन सा है? यूपी का शामली जिला, ये एनसीआर में 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था। ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन इसका फुल फॉर्म होता है, 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश की शामली जिले को शामिल किया गया, जो कि यूपी का सबसे पश्चिमी जिला भी है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में अगर देखें तो यूपी के 8 जिले जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, ये एनसीआर में शामिल हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया। ये भी याद रखिएगा कहां कहां के क्षेत्रों को, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्रों को दिल्ली एनसीआर में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो भाई बालिया की नहीं लगती है, बस्ती की, गोरा नहीं, महाराजगंज की लगती है। कहां की लगती है? महाराजगंज की लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। बार बार मैं आपको वही बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न घुमा घुमा के आते हैं। तो नेपाल के साथ महाराजगंज की सीमा साझा करती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल यानी सबसे बड़ा है, ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही है भाई, सुमेलित तो कोई दिक्कत नहीं। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, हाँ सबसे ज्यादा वन क्षेत्र भी सोनभद्र में है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, यही गलत है, यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन ये पॉइंट गलत है, सुमेलित नहीं है। सबसे छोटा जिला सीतापुर नहीं है भाई साहब, सबसे छोटा जिला हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ जो है वो सबसे छोटा जिला है। संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र, यानी सबसे कम वन कहां पर है? तो संत रविदास नगर में। तो ये वाला ऑप्शन सी सही होगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको पूरी जानकारी हो। प्रश्न नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हापुड़ सबसे छोटा है। कौन सा है? हापुड़ सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। और लखीमपुर खीरी का कितना है? तो 7680 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 29 है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? यानी 3 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। तो वैसे मैं आपको बताऊं, सहारनपुर इसका सही जवाब होगा, क्योंकि सहारनपुर जो है ये ऊपर साइड में स्थित है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों ही सहारनपुर के साथ में सीमा साझा करते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो राजकीय चिन्ह ये है, इसमें मछलियां हैं, धनुष भी है, आप देख रहे हैं धनुष भी है, तीर भी है, मोर तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, इसमें मोर नहीं है। प्रश्न नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस या क्रॉन्च पक्षी है, ये तो मैं आपको बता भी चुका हूं। और अगर आप देखें, राष्ट्रीय पशु है बारहसिंघा, पक्षी है सारस या क्रॉन्च, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश का, खेल है हॉकी, राजकीय चिन्ह है एक वृत्त, 2 मछली और एक तीर धनुष। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के जिला मुख्यालय कहां पर है? तो देखिए 75 जिले हैं यूपी के अंदर, कितने? 75 जिले, और हर जिले का अपने जिला मुख्यालय, लेकिन और जितने भी जिले उनका जिला मुख्यालय वही है, लेकिन कुछ का चेंज है। तो जो चेंज वाले वो आपको याद रखना है। जैसे अंबेडकर नगर जिले के जिला मुख्यालय कहां है? अकबरपुर में है। गौरीगंज की अगर आप बात करें तो अमेठी का जो जिला मुख्यालय है वो कहां है? वो गौरीगंज में है। रॉबर्ट्सगंज अगर इसकी बात करें तो जो सोनभद्र है, कौन सा? सोनभद्र जिला, उसका जो जिला मुख्यालय है वो कहां पर है? वो रॉबर्ट्सगंज में है। अकबरपुर तो अंबेडकर नगर का अकबरपुर में है, लेकिन आप अकबरपुर माती देखोगे तो कानपुर देहात, क्या अगर आप कानपुर देहात के जिला मुख्यालय की बात करोगे तो उसका जो जिला मुख्यालय
मुख्यालय है वो कहाँ है, अकबरपुर में है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, जैसे जालौन का क्या है, उरई है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, और कौशाम्बी का मंझनपुर है, भदोही का ज्ञानपुर है, और कुशीनगर का पडरौना है, और सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है, और जालौन का उरई है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, संभल का पवासा है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि सर मैं आपको लिख के बताऊं, लिख के अगर मैं बताऊंगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने लिख के नहीं बताया, आपको ऐसे ही बता दिया। आप जो है मैं आप लोगों को इसके लिए कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा यूपीजीके के लिए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, ताकि वहां पर सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, तो वहां पर ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे और यहीं से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था उत्तर में ऊपर होता है उत्तर, तो ऊपर वाले सहारा कौन? सहारनपुर। कौन सा? सहारनपुर। अब मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। देखिए सहारनपुर आ गया। प्रश्न नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था? तो यूपी के पुनर्गठन की बात हो रही है, यहाँ पर स्थापना की बात नहीं हो रही। तो पुनर्गठन जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये प्रश्न बहुत याद मतलब पूछा जाता है, इसलिए इसको हर हाल में आपको याद रखना है। ठीक है, 24 जनवरी सन 1950 को जो है यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था। यूपी की स्थापना एक तरह से हुई थी, लेकिन पुनर्गठन की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। प्रश्न नंबर 35 है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, लेकिन अब देखो थोड़ा डिफिकल्ट है। कितने जिलों को काटकर? तो 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है, कब उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया था? आ गया ना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपको बताना है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग किया गया था उत्तर प्रदेश के। कितने जिलों को काटा गया था? तो जो हिमालयी क्षेत्र के जिले थे 13 जिले, उनको काट करके एक नया स्टेट बना दिया गया था, उत्तरांचल बनाया गया था। लेकिन बाद में उत्तरांचल के नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 37 है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? तो प्रथम राजकीय भाषा अगर देखें तो ये है हिंदी। कौन सी है? हिंदी जो है प्रथम राजकीय भाषा है। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू जो है वो दूसरी राजकीय भाषा है। प्रश्न नंबर, अच्छा उर्दू को कब दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया था? तो 1989 में बनाया गया था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 39 है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को कब स्वीकृत किया गया था? तो ये है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह। इसको स्वीकृत कब किया गया था? तो वर्ष 1938 में स्वीकृत किया गया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 40 है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल है? मैंने आपको बताया था कितने जिले? 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। मेरठ है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, गौतम बुद्ध नगर है, शामली है, गाजियाबाद है, बागपत है और हापुड़ है। 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 41 है, उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का गठन जुलाई 1937 को हुआ था। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 42 है, उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उत्तराखंड तो 9 नवंबर सन 2000 में बना था। उससे पहले अगर देखा जाए तो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 425। कितनी थी? 425 थी। लेकिन अगर पूछा जाए उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी, तब आप बताएंगे 108 थी। कितनी थी? विधान परिषद सदस्यों की संख्या, क्योंकि यूपी द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो उत्तराखंड बनने से पहले विधानसभा सदस्यों की संख्या 425 थी, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 108 थी। लेकिन वर्तमान में कुछ चेंज आ गया। तो अगर वर्तमान के प्रोस्पेक्ट से देखें तो उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। कितनी निर्वाचित सदस्यों की संख्या? 403 है। और वहीं अगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या देखी जाए तो कितनी है? 100 है। ये चीज याद रखिएगा, कितनी हो गई है? 100 हो गई है। प्रश्न नंबर 46 है, देश में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। और यूपी में लोकसभा सीटें हैं कितनी? तो लोकसभा सीटें हैं कितनी? 80 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 सीटें हैं, जो कि भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला
राज्य बनाता है उत्तर प्रदेश को। प्रश्न नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? अब देखिए यूपी की ही बात हो रही है भाई, सीटें कितनी हो गई सब पता चल गया, लेकिन यूपी में किस जिले में सर्वाधिक सीटें हैं? तो आप बताओगे प्रयागराज में सर्वाधिक सीटें हैं, विधानसभा सीटें कितनी? 12 सीटें हैं। कहां? प्रयागराज की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 48 है, मतदाताओं की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? आप कहोगे सर प्रयागराज, मैं कहूंगा नहीं भाई गाजियाबाद इसका सही जवाब होगा। तो मतदाताओं की संख्या के आधार पर यूपी का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 49 है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 10 बार राष्ट्रपति शासन अभी तक लग चुका है जब से देश आजाद हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा। फर्स्ट टाइम कब लगा था? तो 25 फरवरी 1968 को लगा था और ये 25 फरवरी 1969 तक चला था। और लास्ट टाइम कब लगा था? तो 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 के बीच में लगा था, तब से राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। प्रश्न नंबर 50 है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया? मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश को कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। एक कौन सा? पूर्वी क्षेत्र, एक पश्चिमी क्षेत्र, एक मध्य क्षेत्र और एक बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 51 है, अप्रैल 2008 में निर्मित उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा? देखिए यूपी का 18वां मंडल कब निर्मित हुआ था? तो अप्रैल 2008 में। ये है कौन सा? जो लेटेस्ट वाला है यानी लास्ट वाला, तो ये है अलीगढ़ मंडल। कौन सा है? अलीगढ़ मंडल है। कौन सा है? अलीगढ़ मंडल है 18वां मंडल। प्रश्न नंबर 52 है, प्रश्न नंबर 52 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आप कहोगे सर ये कैसा प्रश्न है? मैं कहूंगा ऐसे ही प्रश्न है भाई साहब। देखो सबसे बड़ा मंडल यानी कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल, ये तीनों ही बड़े हैं क्योंकि तीनों ही मंडलों में जिलों की संख्या कितनी है? 6 जिले हैं। लेकिन अलीगढ़ मंडल जो है इनमें नहीं आता है, सबसे बड़े मंडलों में नहीं आता है क्योंकि अलीगढ़ मंडल में जिलों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 4 है। कितनी? 4 है। तो ये सबसे बड़ा मंडल नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर अलीगढ़ में जो 4 जिले हैं उनका भी नाम आपको बता देता हूँ। एक तो है आपका अलीगढ़ ही, कौन सा है? एक तो आपका अलीगढ़ है, एक है एटा, कौन सा है? एटा, और एक है हाथरस, कौन सा है? ये है हाथरस, और चौथा जो है वो है कासगंज। कौन सा है? कासगंज। तो ये 4 जिले जो है वो अलीगढ़ में आते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल, ये सबसे बड़े मंडल हैं। प्रश्न नंबर 53 है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी तहसील हैं? ये भी बहुत पूछा जाता है। 351 तहसील हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रश्न नंबर 54 है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17 नगर निगम है। कितने नगर निगम कितने हैं? तो 17 नगर निगम है। प्रश्न नंबर 55 है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। याद रखिएगा पहले सीएम कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। प्रश्न नंबर 56 है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह पहले उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 57 है, देश की पहली महिला राज्यपाल। अब देश की पूछें या यूपी की पूछें, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये यूपी की भी और पूरे देश की भी पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। प्रश्न नंबर 58 है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की अगर यहां पर हम बात करें तो ये थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रश्न नंबर 59 है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद अध्यक्ष कौन थे? तो इनका जो नाम था ये है श्री चंद्र भाल। कौन थे? श्री चंद्र भाल। प्रश्न नंबर 60 है, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है? अब अगर वर्तमान की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो सतीश महाना वर्तमान में। कौन? श्री सतीश महाना ये विधानसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और वर्तमान में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश विधान परिषद सभापति कौन है? तो ये हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह। कौन है? श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। ये क्या है? ये विधान परिषद सभापति हैं वर्तमान में। प्रश्न नंबर 62 है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो श्री प्रीतिंकर दिवाकर। कौन है? जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर। ये वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रश्न नंबर 63 है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो ये थे विश्वंभर दयाल। ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है लोकायुक्त वाला। तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विश्वंभर दयाल थे। और 64वां प्रश्न इसी से रिलेटेड, वर्तमान में यानी 7वें उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन हैं? तो वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं वो है संजय मिश्रा। प्रश्न नंबर 65 है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिला उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? कौन? उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा। तो ये सहारनपुर सीमा साझा करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, क्षेत्रफल की घटते क्रम में सही विकल्प को चयन करना है। तो सबसे बड़ा राज्य, फिर छोटा, फिर छोटा। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सही है। दूसरा मध्य प्रदेश है, तो इसमें कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नंबर 1 पे आता है राजस्थान, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र और नंबर 4 पे यूपी, यानी सबसे बड़ा चौथा राज्य उत्तर प्रदेश आता है। तो ये सीक्वेंस आपको जरूर याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रश्न नंबर 67 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 69 है, सोनभद्र जिले को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो सोनभद्र यहां पर है, यानी 1 2 3 4, तो 4 जिले जो है वो टच करते हैं, मतलब 4 राज्य सोनभद्र से सीमा साझा करते हैं, जिले नहीं राज्य। प्रश्न नंबर 70 है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? इस तरह से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप बताइएगा तराई क्षेत्र जो है यूपी का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर है? तो मथुरा में एकमात्र तेल रिफाइनरी है उत्तर प्रदेश की। प्रश्न नंबर 72 है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, ये इस तरह के जो ओडीओपी वाले आते हैं ना, और कौन सा उद्योग कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, ये बहुत पूछा जाता है। तो मुरादाबाद जो है वो धातु की कलाकृतियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। कौन सी? धातुओं की कलाकृतियों के लिए मुरादाबाद काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। चिकनकारी के लिए तो लखनऊ बहुत फेमस है। कौन? लखनऊ जो है वो चिकनकारी के लिए काफी फेमस। चिकन खाने वाला नहीं, कपड़े वाले की बात हो रही है। हमारे यहाँ लखनऊ में चिकन खाते भी हैं और चिकन पहनते भी हैं। अगला प्रश्न है 73, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद को ही पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। याद रख सकते हो, बड़ा आसान है भाई। पीतल क्या होता है? वो मरा होता है, मुर्दा होता है। पीतल मुर्दा ही तो होता है, तभी तो इसको ठोकते पीटते रहो, है ना, कुछ होता ही नहीं है। तो पीतल मुर्दा होता है, इसलिए मुरादाबाद। इस तरह से याद रख सकते हो। देखो, बहुत सारी चीजें हमें टेक्निक लगा के ही याद रख लेनी चाहिए, जो बेहतर होता है। थोड़ा सा उटपटांग हो सकता है, लेकिन हमें याद रहती है। उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है? तो कांच की चूड़ियों के लिए काफी ज्यादा फेमस है फिरोजाबाद। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी को चूड़ियां गिफ्ट करने वाले हो या करने वाली हो, इस तरह से भी बोल सकते हैं, तो किस कलर की चूड़ियां आप गिफ्ट करेंगे? तो आप बोलिएगा सर फिरोजी कलर की चूड़ियां। एक कलर होता है फिरोजी कलर, तो फिरोजी कलर से फिरोजाबाद बना लो। तो चूड़ियां कैसी होंगी? फिरोजी कलर की। तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से आप याद रख पाओगे। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लखनऊ में है, सही है। मॉडर्न बेकरीज दी है, सही है, कानपुर का। और सीमेंट उद्योग बरेली में नहीं है, ये गलत है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये मतलब सही है, मतलब ये गलत हो, ये सही गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यही गलत होगा। उर्वरक कारखाना आंवला बरेली में। आंवला याद रखिएगा, जगह का नाम है बरेली में इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा। अगर उर्वरक कारखाना आंवला हो, बरेली ब्रैकेट में ना भी दिया हो, तो समझ जाना आंवला खाने वाली की बात नहीं हो रही, स्थान की बात हो रही है। तो अच्छा, सीमेंट जो है वो चुर्क और डल्ला, क्या सीमेंट उद्योग के लिए जो फेमस है वो है चुर्क और डल्ला। चुर्क एंड डल्ला, क्या चुर्क एंड डल्ला सीमेंट उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, ये कहां पर है? आप बताओ, ये किस जिले में है? चुर्क और डल्ला किस जिले में है? ये चीज मैं आपको नहीं बताता। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, अगर किसी को पता हो मैं उसका कमेंट जो है पिन कर दूंगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 76, उत्तर प्रदेश राज्य का चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहां? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और लोग इसमें कानपुर मान के चले आते हैं और हो जाता है गलत। इसका जो सही जवाब वो आगरा होगा। क्या होगा? आगरा होगा। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास और विपणन निगम जो है वो कानपुर में नहीं है, वो आगरा में है। याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि आप भी कानपुर टिक करते हो मत करना, आगरा को टिक करना। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? खेल का सामान, हाँ मेरठ सही है, खेल के सामान के लिए मेरठ फेमस है। दिया सलाई बरेली है, पीतल का दिया सलाई मतलब माचिस, ठीक है, माचिस जो होती है उसको हिंदी में दिया सलाई बोलते हैं। बरेली है लकड़ी के सामान की, लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर फेमस है। पीतल का सामान के लिए मैंने आपको बताया था मुरादाबाद फेमस है। कौन सा?
मुरादाबाद, मुरादाबाद है, थोड़ा ये हो गया, ठीक है। तो मुरादाबाद। और फिरोजाबाद मैंने आपको बताया था कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच की चूड़ियां, ठीक है। कौन फेमस है? फिरोजाबाद। और पीतल के सामान के लिए मुरादाबाद फेमस है। मैंने आपको बताया था पीतल कैसा होता है? मुर्दा होता है, तो मुरादाबाद। इस तरह से याद रखो। चूड़ियां कैसी होंगी? फिरोजी कलर की होंगी। प्रश्न नंबर 78, उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां है? तो यूपी का स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। प्रश्न नंबर 79, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में हुई थी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसे याद रखो। आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना कहां है? बरेली में है, नहीं गाजियाबाद में, बरेली में नहीं है। कहां है? गाजियाबाद में है। तो कृत्रिम रबर का जो कारखाना है वो गाजियाबाद में है, बरेली में नहीं है, गलती से निकल गया, मेरी जबान टूट गई। प्रश्न नंबर 81, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सहारनपुर इसका सही जवाब होगा। कहां? सहारनपुर इसका सही जवाब होगा। तो यहीं पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सिचुएटेड है, यानी कागज जो बनाने के लिए फेमस है ना, वो सहारनपुर ही फेमस है, कागज की लुगदी। प्रश्न नंबर 82 है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? तो सुहाग के लिए जरूरी होती है चूड़ियां, चूड़ियां होंगी फिरोजी कलर की, तो फिरोजाबाद यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। तो 83 उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहते हैं? ये भी प्रश्न आई थिंक ये लास्ट ईयर कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था। पूर्व का ग्रास कन्नौज को कहते हैं। किसको? कन्नौज जिले को कहते हैं। और कन्नौज किसके लिए फेमस है? तो इत्र के लिए कन्नौज काफी ज्यादा फेमस है। प्रश्न नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां पर है? तो ये रायबरेली में है। कहां पर है मॉडर्न कोच फैक्ट्री? रायबरेली में है। और मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज में है और इसकी स्थापना 2012 में हुई। कोच फैक्ट्री की बात हो रही है भाई साहब, कोच मतलब जो ट्रेन वगैरह में डब्बे लगे होते कोचेस, उन्हीं की बात हो रही है। तो उनकी फैक्ट्री रायबरेली में है, यूपी के अंदर। प्रश्न नंबर 85, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो पहले स्थान पे अगर देखा सर्वाधिक अगर उत्पादन की बात करें तो यूपी में अगर देखा था गेहूं है, गन्ना है और आलू है, ठीक है। आलू भी टिक मार लो, मतलब साथ में रख लो, क्योंकि अगर हो सकता है आपको आलू भी ऑप्शन में दे दें। तो गेहूं, गन्ना, आलू, इनके लिए यूपी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, इनका काफी ज्यादा उत्पादन यूपी करता है। प्रश्न नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में है। कहां है? नरौरा कहां है? ये बुलंदशहर में है। कहां है? बुलंदशहर में है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा चुका है कि नरौरा है कहां पर? बुलंदशहर में है। प्रश्न नंबर 87 है, राज्य और परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमको बताना है। तो गुजरात काकरापारा है, सही है। सुमेलित नहीं, ये देखना, कर्नाटक का कैगा है, ये भी सही है। राजस्थान का रावतभाटा है, सही है। उत्तर प्रदेश का नरौरा है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश का नरौरा है। तारापुर कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यूपी का कौन सा है? नरौरा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो तांबा जी ललितपुर में पाया जाता है। कहां? ललितपुर में तांबा भी पाया जाता है और यूरेनियम भी पाया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है यूपी का वो कौन सा जिला है जहां यूरेनियम पाया जाता है? तो यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है और तांबा भी ललितपुर में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 89 है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? मुंशी प्रेमचंद, तो इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। कहां हुआ था? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 90 है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। देखिए सीधी सी बात, आपको सर स्पेशल क्यों कह रहे हो आगरा की मोती मस्जिद? देखिए मोती मस्जिद दो हैं, एक आगरा में है और एक दिल्ली में है। कहां है? मोती मस्जिद दो हैं, एक आगरा में है, एक दिल्ली में। आगरा में जो है वो निर्माण करवाया था शाहजहां ने, और दिल्ली की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। लाल किले के अंदर ये मोती मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अब आगरा के ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां। तो आगरा की मोती मस्जिद भी कौन ही बनाएगा? शाहजहां ही बनाएगा, सीधी सी बात है, याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन दिल्ली की अगर गलती पूछे तो औरंगजेब बताना, शाहजहां मत बता देना। प्रश्न नंबर 91 है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो ये अमीर खुसरो की बात करें तो इनका जन्म एटा में हुआ था। कहां? एटा जिले में। तो सूफी संत, सूफी कवि रहे हैं अमीर खुसरो। 1253 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। कहां? पटिया। ये पूछा गया एग्जाम में बहुत बार, डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा करना, इसलिए याद रखो एटा में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। प्रश्न नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को नवाबों का शहर कहते हैं? आपको सर ये तो बड़ा आसान है, लखनऊ को कहते हैं। ये कोई प्रश्न देने की बात है क्या? मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर जो यूपीपी यानी यूपी कांस्टेबल का पेपर
पेपर हुआ था उसी में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आसान भी प्रश्न याद आते हैं कभी कभी, तो मजा आ जाता है। प्रश्न नंबर 93 है 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो अटाला मस्जिद जौनपुर में है। ये भी पूछा जाता है अटाला मस्जिद कहाँ है, तो अटाला मस्जिद जौनपुर में है और इसको 1408 में इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था। किसने? इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था। याद रखिएगा कहां? जौनपुर में इसका निर्माण करवाया था इब्राहिम शाह शर्की ने 1408 में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। किसे शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है? चित्तू पांडे। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है। चित्तू पांडे को शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें काफी ज्यादा अच्छी लीडरशिप निभाई थी चित्तू पांडे जी ने और इन्हें ही शेरे बलिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 95 है वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? तो कानपुर को लीड किया था नाना साहब ने। कुंवर जगदीश सिंह की बात करें तो इन्होंने बिहार को लीड किया था और नाना साहब ने कानपुर को लीड किया था, है ना। हर कहीं के लीडर अलग अलग था। लखनऊ को बेगम हजरत महल ने लीड किया था। झांसी को किसने लीड किया था? अब आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो कौन सा लोकगीत? 13 ताली, कजरी, सोहर, चैती, सारे हैं यूपी के। 13 ताली जो है ये राजस्थान का लोकगीत है। कहां का है ये? 13 ताली राजस्थान का है, बाकी सारे के सारे यूपी के हैं। अगला प्रश्न है कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो मतलब कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देवगढ़ दशावतार मंदिर यूपी में स्थित है, बाकी यूपी के हैं ही नहीं, सारे के सारे एमपी के हैं। आप देखोगे नचना ठाकुर का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ये सारे मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे नहीं हटा लो, है होगा। तो देवगढ़ ये कहां पर है? ललितपुर में। कहां? ललितपुर में है ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 98 है निम्नलिखित में से कौन से लोकगीत सुमेलित नहीं है? चैती मौसमी गीत है, कजरी विवाह मौसमी गीत है, रसिया ब्रज है, सोहर विवाह। ये गलत होगा। सोहर जो होता है वो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो जो उत्सव होता है ना, छठी बट्टी जो होती है, क्या मनाते हैं, वही तभी सोहर गाया जाता है। तो याद रखिएगा, एक बार प्रश्न पूछा गया था कि सोहर कब गाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन दे दिया, विवाह में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, बच्चे के जन्म पर गाया जाता है ना, इस तरह से। तो इसका जो सही जवाब है, सोहर बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? जन्म। बाकी चैती मौसमी गीत है, कजरी विवाह मौसमी गीत है, रसिया जो है ये ब्रज का लोकगीत है। तो ये सब सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। 99 है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? किराना घराने से। क्या? किराना घराने से। आप इसको याद रख सकते हो, जो भीमसेन है इनकी किराने की दुकान है, इस तरह से आप याद रख लो। थोड़ा सा ऑड लग सकता है लेकिन भैया भूलोगे कभी नहीं। क्या? जो भीमसेन है इनकी किराने की दुकान है, तो ये किराने घराने से रिलेटेड हो गए। आप हमेशा याद रहेगा, मुझे तो ऐसे ही याद है। प्रश्न नंबर 100 है कुछ टेक्निक हम लोग खुद ही बना लेते हैं। मान लो हमें याद कर रहे हैं तो हम खुद ही बना लेते हैं। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? तो ये डंडे के साथ खेली जाती है बरसाना होली। आई थिंक बरसाना होली का एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आपने एक मूवी आई थी टॉयलेट, कौन सी मूवी आई थी? टॉयलेट नाम की मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसमें बरसाना होली का एक एग्जांपल दिखाया भी था। जो क्या भूमि पेडनेकर जो है एक्ट्रेस, उन्होंने डंडे से मारा था अक्षय कुमार को। तो वो होली होती है, खेलने का तरीका होता है, तो डंडे से खेली जाती है बरसाना होली। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो ये थे आज की सारी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, और आगे भी मैं ये सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 100 पे नहीं टिकने वाला, मैं आपको टोटल 500 प्रीवियस ईयर के यूपी जी के स्पेशल की क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। एक प्रश्न आपको दे करके जा रहा हूँ, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के पार्ट्स भी आपको मिल जाएं, यानी उनका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।